तो CSTMS और CS के स्टूडेंट्स का स्वागत है बेसिक कंसेप्ट्स लर्निंग में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। और इन कंसेप्ट्स के बाद में हम रियल सम और रियल क्वेश्चंस में आएंगे। तो आज के लर्निंग सेशन में, जो लर्निंग सेशन 3 है, हम इन 4-5 कंसेप्ट्स के बारे में समझेंगे। पहला है टैक्सेबल इवेंट, दूसरा है टैक्स, CGST टैक्स, IGST टैक्स और SGST टैक्स, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। फिर सप्लाई कितने तरह की होती है, नील रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, ये क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टैक्सेबल इवेंट्स पे कि टैक्सेबल इवेंट क्या होती, कौन सी इवेंट को टैक्सेबल इवेंट कहेंगे। तो हर उस इवेंट में जिसके होने के बाद टैक्स पे करना होता है, टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी मिली, इनकम अर्न हुई, तो उस पर एक टैक्स देना है। तो सैलरी का मिलना या इनकम अर्न होना एक टैक्सेबल इवेंट है जिसके लिए हम इनकम टैक्स पे करते हैं। वैसे ही GST के लिए टैक्सेबल इवेंट फिक्स किया गया है CGST एक्ट में और IGST एक्ट में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक कैफ़े का फोटोग्राफ है जिसमें कैफ़े से एक लड़का कुछ खाने का सामान खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, कैफ़े जो फूड आइटम सप्लाई करने की बिजनेस में है, इन कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस के दरमियान एक आइटम सप्लाई कर रहा है और उसके एवज में उसको रिटर्न में पैसे मिल रहा है। तो ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है। इन कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर सप्लाई कर रहा है और उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है। अब CGST एक्ट क्या कहता है कि जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, टैक्सेबल इवेंट फॉर GST हो गया, मतलब GST पे करनी है। जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स हुई, कंसिडरेशन गया, तो GST पे करना है। तो टैक्सेबल इवेंट फॉर GST क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सिमिलरली यहाँ पे एक सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है। हेयर कटिंग सैलून में हेयर कटिंग ले रहा है ये लड़का, जो हेयर ड्रेसर है वो अपने बिजनेस के कोर्स में इसको हेयर कटिंग दे रहा है और ये कुछ पैसे देगा। तो ये जो हमने पहले सेशन में, लर्निंग सेशन में सीखा था, दिस इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इन कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन, कुछ पैसा वापस मिल रहा है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस भी जो है एक टैक्सेबल इवेंट्स है। तो कहने का मतलब GST के लिए 2 टैक्सेबल इवेंट होते हैं, एक सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस। और जैसे ही ये दोनों इवेंट टेक प्लेस करते हैं, GST पेएबल हो जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछूं कि जब GST पेएबल हो गया तो नेचुरली सरकार के खाते में पे करना पड़ेगा। तो ये डिपॉजिट कौन करेगा, ये लड़का जो बाई कर रहा है या ये सप्लायर जो सेल कर रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि GST डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। मतलब ये कैंटीन सेलर को GST डिपॉजिट करना है, फूड उसने सप्लाई किया तो उसको डिपॉजिट करना है GST का एक अमाउंट सरकार के खाते में। और नेचुरली ये अमाउंट लेगा बायर से ही, लेकिन बायर इसको डिपॉजिट नहीं करता है, डिपॉजिट करता है सप्लायर इन मोस्ट ऑफ द केसेज। और इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं कि टैक्स पे तो बायर कर रहा है, लेकिन उसको डिपॉजिट कौन कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। तो डायरेक्टली बायर डिपॉजिट नहीं करता है, सप्लायर डिपॉजिट करता है GST सरकार के खाते में। और ये नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें बायर को ही डिपॉजिट करना होता है GST सरकार के खाते में, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और GST अंडर RCM। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्यों ये पे करना पड़ता है बायर को और किन सिचुएशन में पे करना पड़ता है। बट अभी तक हमारे समझने के लिए ये काफ़ी है कि नॉर्मली सप्लायर डिपॉजिट करता है GST, कलेक्ट करेगा वो बायर से,
और उसको डिपॉजिट करेगा सरकार के खाते में सप्लायर। कुछ केसेस में बायर को डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसको हम रिवर्स चार्ज सिस्टम या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डिपॉजिट करना कहते हैं। और टैक्सेबल इवेंट तो हर किसी का बाप है, जिसको कहें कि जैसे ही वो हो गया तो टैक्स तो पे करना ही है। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट रखती है, और आईजीएसटी दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि टैक्सेबल इवेंट होने पे जीएसटी पे करना होता है, तो कौन सा जीएसटी पे करना होता है ये जानना जरूरी है। सीजीएसटी पे करना होता है, एसजीएसटी पे करना होता है, या आईजीएसटी पे करना होता है। तो अब अगले स्लाइड्स में हम इनको समझेंगे कि कौन सा पे करना होता है। एक समरी यहां पे मैंने लगाई हुई है कि सीजीएसटी पे करना होता है जब सप्लाई इज इंट्रा स्टेट। अभी इसको आप सुन लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी पे करना होता है। और ये अथॉरिटी कहाँ से है इसकी, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी पे करना पड़ेगा। सेम सेक्शन कहता है कि जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई जो हो रही है वो स्टेट के अंदर हो रही है, एक ही स्टेट में हो रही है। सिमिलरली सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी, तो आईजीएसटी पे करना होगा। तो दोनों जो सेक्शन को अगर हम देखें तो जहां इंटर स्टेट सप्लाई हो गई तो आईजीएसटी पे करना होगा, और जहां इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, ये समझना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि जब हम फील्ड में आप जाएंगे या जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या ओनली आईजीएसटी लगेगा। तो अभी हम आगे समझते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है। अब दो कंसेप्ट हैं इसको समझने के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आप महाराष्ट्र में रह रहे हो और अपने टाउन में आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। तो मोबाइल की सप्लाई कहाँ हुई, इन योर टाउन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हुआ, इज योर टाउन। अब शॉपकीपर कहाँ पे है, तो इन योर टाउन, इन महाराष्ट्र। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ, इज योर टाउन इन महाराष्ट्र। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। आपने एक मोबाइल खरीदा, अपने शहर में खरीदा महाराष्ट्र में, तो गुड्स की सप्लाई या मोबाइल की सप्लाई आपके टाउन में हुई, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने कहा कि इज योर टाउन। ठीक है, इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मान लो आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में मोबाइल खरीदा आपने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज मुंबई ओनली, क्योंकि वहीं दुकान से जाके आपने खरीदा है। और दुकानदार कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के टाउन में, मान लो मुंबई में ही है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज ऑल्सो इन योर टाउन इन महाराष्ट्र। तो इस केस में क्या हो गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र, फोन मुझे महाराष्ट्र में ही मिला, और लोकेशन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। तो दोनों अगर सेम स्टेट में हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है कि आपने ऑनलाइन एक मोबाइल खरीदा जो दिल्ली में है, सप्लायर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मोबाइल की कहाँ हुई, वो तो महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में ही खरीदा आपने, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो इस केस में क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन दिल्ली। अब इन दोनों को हम दोबारा देखते हैं
इंट्रा स्टेट सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर बोथ आर इन सेम स्टेट। तो सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मोबाइल मुंबई में मिला, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, सप्लायर मोबाइल मैंने मुंबई के दुकान से खरीदा, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन मुंबई, तो सेक्शन 8 के हिसाब से ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, ये एक ही स्टेट के अंदर में सप्लाई हुई। ठीक है। दूसरा सिचुएशन, मैं मुंबई में मैंने मोबाइल ऑनलाइन मंगाया दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मुंबई हुई, मोबाइल तो मुझे मुंबई में मिला, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है? दिल्ली में, दोनों डिफरेंट स्टेट में। तो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हुई, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हुई। पहले वाली जो सप्लाई थी जहाँ मैं मुंबई में, मोबाइल मुंबई में मिला और सप्लायर सेलर भी मुंबई में, दुकान भी मुंबई में, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हुई। इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई मतलब एक स्टेट के अंदर सप्लाई हुई। और जहाँ मैं, मुझे मोबाइल तो मुंबई में मिला लेकिन सप्लायर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में हो गई, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई, सॉरी मैं दोनों में मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से। तो अभी तक की लर्निंग को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहला क्या सीखा हमने कि जब टैक्सेबल इवेंट होता है तो टैक्स पे करना पड़ता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट है। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस को जनरली डिपॉजिट करना पड़ता है जीएसटी गवर्नमेंट अकाउंट में आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम रिसिपिएंट। लेगा तो रिसिपिएंट से ही, जब कोई चीज़ बेच रहा है तो अपनी जेब से तो जीएसटी देगा नहीं, लेगा खरीदार से ही, तो रिसिपिएंट से लेके सप्लायर को डिपॉजिट करना पड़ता है। कुछ केसेस में रिसिपिएंट को या बायर को जीएसटी डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट अकाउंट में, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी पे करते हैं। तो यहां तक समझने के बाद में अब हम एक रियल इनवॉइस को देखते हैं। ये एक इनवॉइस है, ये इनवॉइस आपके किसी फ्रेंड हर्षित ने गुड़गांव में एक वॉल क्लॉक खरीदा। एबीसी रिटेल एक शॉप है, रिटेल शॉप, वहाँ ये हर्षित जाता है और एक वॉल क्लॉक परचेज करता है और उसको ये टैक्स इनवॉइस मिलता है। ठीक है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब इस टैक्स इनवॉइस में आएगा, जो आपको भी आगे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये एबीसी रिटेल क्या हो गया? ये सप्लायर हो गया। ठीक है। हर सप्लायर का एक जीएसटीआईएन नंबर होता है, मतलब उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नंबर लेना पड़ता है जिसको हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो एबीसी रिटेल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनवॉइस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हर्षित का एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया है, एड्रेस भी दे सकते हैं। ये इनवॉइस का नंबर है, ये इनवॉइस का डेट है। अब हमारे काम की चीज़ आती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या गुड्स बेचे गए? वॉल क्लॉक। ठीक है, एक वॉल क्लॉक खरीदा हर्षित ने। ये जो रेड में आइटम किए हुए हैं इनवॉइस में, ये हमारे कंसेप्ट के जानने का एक हिस्सा है कि हर इनवॉइस में एक आइटम, कहेंगे एक वर्ड लिखा होता है कि ये जो आइटम है वॉल क्लॉक, इसका HSN क्या है। ये वॉल क्लॉक का HSN लिखा हुआ है कि ये 9105 है। अब हमें सबसे पहले जानना है कि ये HSN होती अगर क्या चीज़ है। अगर कोई हमें इनवॉइस बनाने के लिए कह दे, एबीसी रिटेल में मान लो मैं काम कर रहा हूँ, करना नहीं पड़े लेकिन मान लो काम कर रहा हूँ, और वॉल क्लॉक बिका और कहा कि अब इसका इनवॉइस मैनुअली बनाओ, तो वॉल क्लॉक तो यहाँ लिख दोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में। इसकी HSN क्या है, ये HSN लिखना ज़रूरी है। रेट, किस रेट पे ये मोबाइल बिका, ये तो चलो फिक्स होता है अपने बिजनेस कंसिडरेशन के हिसाब से, ये 8,500 में बिका। और इस 8,500 पे
SGST 9% और CGST 9% लगा। तो ये 9% ही क्यों लगा, ये 5% क्यों नहीं लगा, या ये HSN 9105 क्यों है, ये जानना जरूरी होता है। अब ये सेल चूंकि एक लोकल सेल है, हरियाणा में मॉल है, वहाँ शॉप पे गया हर्षित और वहाँ उसने ये ख़रीदा, तो इसमें ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, स्टेट के विद इन द स्टेट सप्लाई है, तो इसलिए इसमें CGST और SGST लग रहा है। हमारा कंसर्न ये जानने का है कि ये 9% ही क्यों लग रहा है, 5% क्यों नहीं लग रहा है, और दूसरा ये HSN कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और HSN होती क्या चीज़ है, 9% ऑन सेल वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लग रहा है 8,500 पे। तो अब पहले हम एक बार HSN कोड के बारे में समझ लें। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, इसका जो फुल नेम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये है क्या चीज़, ये है कि एक नेमिंग सिस्टम है जिसको वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। आइटम को नेम देने का एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे कॉलेज में रोल नंबर दिया जाता है, स्कूल में रोल नंबर दिया जाता है, वैसे ही आइटम को एक नंबर देने का सिस्टम है जिसको वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। सिमिलर टू जो रोल नंबर स्कूल में या कॉलेज में दिए जाते हैं, वैसे ही डिफरेंट आइटम को HSN कोड या नंबर दिया जाता है। और वो नंबर देने के लिए जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स फिक्स किए हुए हैं, वो रूल फॉलो करते हुए हर आइटम को एक 6 डिजिट का नंबर दिया जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, HSN कोड फॉर मोबाइल इज 851712। अब इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब ज़रूरत होगी इसको समझने की, बट अभी ये समझना अभी के लिए काफ़ी है कि HSN इज ए कोड, एक 6 डिजिट कोड है जो एक HSN नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से हर आइटम को दिया जाता है। और एग्जांपल जैसे मोबाइल के लिए 85712 है, मोटरसाइकिल के लिए 871120 है। और ये हमें क्या हेल्प करता है, HSN कोड हमें हेल्प करता है आइटम को टैरिफ में ढूंढने में और उसकी रेट ऑफ ड्यूटी पता करने में, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। टैरिफ क्या चीज़ होती है वो अगले स्लाइड में हम समझ रहे हैं, लेकिन टैरिफ में बहुत सारे आइटम होते हैं और उनमें से हमें ढूंढने में कि ये आइटम कहाँ मिलेगा, HSN कोड की मदद से हम उस आइटम को ढूंढते हैं और उसका रेट निकालते हैं। तो HSN कोड 6 डिजिट का एक नंबर है, वेरी सिमिलर टू योर रोल नंबर इन योर कॉलेज। बहुत जैसे आपका रोल नंबर था वैसा ही रोल नंबर है, ये वैसा ही नंबर है। और इसका इस्तेमाल हम आइटम को क्लासिफाई करने में करते हैं, टैरिफ में ढूंढने में करते हैं और उसकी रेट ऑफ ड्यूटी को फाइंड आउट करने में कहते हैं। अब मैं ये सामने एक बुक का फ़ोटो रख रहा हूँ, ये है GST टैरिफ ऑफ इंडिया। मतलब ये एक बुक है जिसमें 99 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और 99 चैप्टर्स में 5000 आइटम्स, अलग अलग चैप्टर में एक तरह के आइटम को एक साथ लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ आइटम को। और आइटम की लिस्टिंग उनके HSN कोड के वाइज में की हुई है। अब मैं देखता हूँ जो इनवाइस हमने पहले देखा था वॉल क्लॉक का, वो कौन से चैप्टर में GST टैरिफ में आ रहा है वो देखता हूँ। अब ये देखो, अगर मुझे वॉल क्लॉक की क्लासिफिकेशन निकालनी है तो मैं सबसे पहले GST की टैरिफ खोलूँगा, उसके इंडेक्स में जाके देखूँगा कि ये क्लॉक्स एंड वॉचेज जो हैं कौन से चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ इंडेक्स में दिखेगा कि ये चैप्टर 91 में। फिर मैं यहाँ पे इनका HSN दिया, ये पुरानी टैरिफ का पिक्चर है इसलिए इसमें 4 डिजिट है, यहाँ 6 डिजिट के भी अभी आ गए हैं। तो अभी मैं यही समझता हूँ कि यहाँ पे हर टाइप के वॉच का HSN कोड दिया हुआ है, जैसे क्लॉक्स विथ वॉच मूवमेंट, ठीक है। जो ऐसी घड़ी होती है जिसमें वॉच की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट लगी होती है वो 9103 में माना जाएगा और उस पर रेट ऑफ ड्यूटी CGST 9%, SGST 9% और IGST 18% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने एक रिस्ट वॉच खरीदा जिस पे प्रेशियस मेटल की क्लैडिंग है, तो वो यहाँ मिल रही है मुझे। रिस्ट वॉच, पॉकेट वॉच एंड अदर वॉचेस,
इंक्लूडिंग स्टॉप वॉचेज विथ केस ऑफ प्रेसियस मेटल और ऑफ मेटल क्लैड विथ प्रेसियस मेटल, मतलब सोने वोने लगे हुए घड़ी हैं तो 9101 में जाएंगे। अभी जो हमने घड़ी खरीदी थी वो वॉल क्लॉक था, वो 9105 में जाता है और इसीलिए वहाँ हमने 9105 लिखा है HSN में, और इस पे रेट ऑफ ड्यूटी 9% आती है। तो कहने का मतलब ये है कि टैरिफ देख करके HSN की मदद से हम उस पर रेट ऑफ ड्यूटी निकालते हैं, किसी भी आइटम पे निकालते हैं। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लो। ये इनवॉइस है, वॉल क्लॉक सेल हुआ है, वॉल क्लॉक का HSN मुझे डालना है। मैंने टैरिफ खोला, देखा 9105 में गया। ये प्राइस तो फिक्स होगी अपने बिजनेस के हिसाब से कितने प्राइस पे बेचना है, और 9105 में मैंने जब टैरिफ में देखा तो वहाँ देखा SGST 9% है, तो यहाँ SGST 9% लिख दिया। 9% ऑफ सेल प्राइस और CGST 9% है तो CGST 9% लिख दिया। तो HSN का इम्पोर्टेंस है, या GST में जब भी इनवॉइस बनेगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी ही डालनी होती है कि आइटम का डिस्क्रिप्शन, उसका HSN, उसकी प्राइस और उस पर SGST CGST क्या लग रहा है या IGST क्या लग रहा है, अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सेल है तो। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस यही है टैरिफ का और हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का। ये ज़रूरी एक कंसेप्ट है, इसको एक बार और रिपीट करके देख लो। ये टैरिफ सामने खोला मैंने 9105, अदर क्लॉक्स, वॉल क्लॉक को मैंने यहाँ क्लासीफाई किया, 9% SGST 9% CGST। अगर ये डिफरेंट स्टेट में सेल होता तो मैं 18% लेता। अब देखो रिस्ट वॉच अगर मैं ख़रीदता तो रिस्ट वॉच पे ड्यूटी 14% हो जाती है, 14 और IGST तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, 28 हो गया। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आइटम मैं ख़रीद रहा हूँ या जो आइटम बेची जा रही है, सप्लाई की जा रही है, उसका HSN क्या होगा, और HSN जानने के बाद में उस HSN की मदद से हम उसकी रेट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कमोडिटी या हर गुड्स के ट्रांजैक्शन में क्लासिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वो डिपेंड करता है कि कितना सही HSN डिटरमिन कर लेते हो आइटम का। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम समझ लेते हैं, वो है निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। बहुत भारी नहीं है, इसको एक एक करके अगर हम देखें तो ऐसे गुड्स और सर्विस जिनका रेट GST टैरिफ में निल बताया हुआ है, उनकी अगर सप्लाई होती है तो उसको निल रेटेड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अगर कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको GST में जिस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती है तो वहाँ जीरो रेट लिखा हुआ है या निल लिखा हुआ है, तो कोई आदमी अगर इनकी सप्लाई कर रहा है तो उसको निल रेटेड सप्लाई कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसमें GST में रेट तो लिखा हुआ है कि इस पे 9% CGST, 9% SGST या 18% IGST लगेगा, लेकिन किसी कारण से सरकार बाद में एक नोटिफिकेशन निकालती है और कहती है कि इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो टैरिफ में तो रेट है, बट नोटिफिकेशन से वो ड्यूटी को निल कर दिया गया है। तो ऐसे गुड्स की सप्लाई होती है तो उनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई कहते हैं। फिर है टैक्सेबल सप्लाई, जिन आइटम के भी रेट निल नहीं है GST टैरिफ में, उनकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होती है। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। तो ये 4 तरीके के रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। सिंपल है, टैरिफ में निल है तो निल रेटेड सप्लाई, टैरिफ में रेट है लेकिन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैरिफ में निल नहीं है तो टैक्सेबल सप्लाई, और टैरिफ को छोड़ दो एक्सपोर्ट हो रहा है तो कोई भी टैरिफ रेट हो वो जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में हम बाद में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्लाइड्स चलाएंगे। तो अब फाइनल आज के पूरे लर्निंग का नॉलेज बॉक्स बना लेते हैं। पहला, टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच टैक्स हैज़ टू बी पेड। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट GST के लिए क्या है? तो सेक्शन 9(1) और CGST एक्ट और सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट,
ये कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। डिपॉजिट कौन करता है गवर्नमेंट अकाउंट में? वो जब टैक्सेबल इवेंट हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सप्लायर करता है, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बायर को भी करना पड़ता है, या रिसिपिएंट कहें, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, रिसिपिएंट को भी करना पड़ता है। और क्या जीएसटी पे करना पड़ेगा जब कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं होगी? मान लो कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं हो रही है, लेकिन गुड्स दिए जा रहे हैं। वो मैंने पहले बताया था कि किस केस में गुड्स, ऑल्दो एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ दिया लेकिन सप्लाई नहीं हुई, तो उस केस में टैक्सेबल इवेंट नहीं होता है। सप्लाई होना जरूरी है, और सप्लाई मतलब सप्लाई जो डेफिनेशन एक्ट में दी हुई है उसके रेफरेंस में सप्लाई देखनी। ये नहीं देखना है कि मैंने अपने दोस्त को एक पेन दे दिया तो वो सप्लाई होगा, वो सप्लाई नहीं हुई। वो मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वो एक बार देख लेना। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूटी, मतलब एक ही राज्य में या एक ही यूनियन टेरिटरी में है। ये है सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और इंटर स्टेट सप्लाई, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूटी में है, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या देना होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या देना होगा? आईजीएसटी। HSN कोड क्या है? HSN कोड 6 डिजिट नंबर है, गिवन टू ईच आइटम एज पर HSN नॉमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय WCO या वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। यूज ऑफ HSN कोड क्या है? क्लासिफिकेशन में यूज होता है। क्लासिफिकेशन करके हम आइटम की रेट ऑफ ड्यूटी फिक्स करते हैं। जीएसटी टैरिफ क्या है? जीएसटी टैरिफ एक 99 चैप्टर कंटेन करता हुआ बुक है, जिसमें 5000 से ज़्यादा आइटम के क्लासिफिकेशन ऑन रेट दिए हुए हैं। निल रेटेड सप्लाई क्या है? जिन आइटम का रेट निल है जीएसटी टैरिफ में, उनकी सप्लाई निल रेटेड सप्लाई। जिन आइटम का रेट निल नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन से निल किया गया है तो उनकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई। जिन आइटम का रेट निल नहीं है उनकी सप्लाई हुई तो टैक्सेबल सप्लाई। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज जीरो रेटेड सप्लाई, जिसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आऊँगा वो आऊँगा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी हमने बड़ा सिंपल एक स्लाइड में पढ़ लिया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, सेम स्टेट में है, तो विद इन द स्टेट सप्लाई हो गई, जिसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। बट ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लंबा टॉपिक है, और इसमें सही अंडरस्टैंडिंग के लिए या सही तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एग्जैक्टली डिफरेंट केसेस में क्या होती है और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट केसेस में क्या होती है। ये एक पूरा लंबा 1-1.5 घंटे का चैप्टर है। इसको मैं धीरे धीरे अगले सेशन में लूँगा। तो लर्निंग सेशन 4 में मैं बताने वाला हूँ कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होती है, और उसी से एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो वो करेंगे। तो वे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लर्निंग सेशन 4 में। ओके, थैंक यू।